नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेस्ट स्टडी एजुकेशन 01 में। तो गाइज, जैसे कि हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, तो उसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की एक अहम भूमिका है। अहम भूमिका मतलब बहुत ही मोस्ट है, बिना उसके भारत का संवैधानिक विकास हम नहीं कर सकते। तो इसमें देखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या काम हुए, क्या क्या उसमें स्थिति ऐसी आई जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला। तो देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत के संवैधानिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश, यानी कंपनी तो दूसरी थी, लेकिन उसके दबाव से या उसके संसदीय नियंत्रण से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। यानी ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। अर्थात अगर कहा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कि व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, लेकिन कुछ सीमाएं होती हैं व्यापार करने की। ऐसा नहीं कि आप किसी भी देश में चले जाओ और वहाँ पर अपनी मनमानी करें, तो ऐसा नहीं है। वहाँ की सरकार के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। उस समय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। ये गाइज मैं सर्किल किए दे रहा हूँ, ये पूछ लेता है। यानी 1773 में प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप इसका आंसर देंगे लॉर्ड नॉर्थ। तो लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया गया, जिसको संज्ञा दी गई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की। यानी गोपनीय समिति की सिफारिश के आधार पर एक एक्ट पारित किया गया, और एक्ट को पारित करने वाले कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। और उसको 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई। इससे यह स्पष्ट हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार अपना निजी मामला नहीं है। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि भाई कोई भी अगर व्यापार करने के लिए कोई भी कंपनी आ जाए, यहाँ से दूसरे देश में चले जाए या दूसरे देश की यहाँ पर आ जाए, तो उनको हमारे अनुसार चलना पड़ेगा। अगर हमारे अनुसार नहीं चलने तो फिर उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, या फिर उन पर कानून के अकॉर्डिंग कुछ फाइन लगाया जाएगा। यानी अपनी मनमानी नहीं कर सकते। यह स्पष्ट हुआ कि अपना कोई निजी मामला नहीं है, तथा ब्रिटिश सरकार को आवश्यक कानून एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार है। यानी जिस समय पर जो भी शासन था, उन्होंने ये कहा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार तो भारत में कर रही है, बहुत ठीक है, लेकिन हमारे अनुसार व्यापार करेंगे, ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी। आजकल के आप लोग देखते होंगे कि जैसे कि जहाँ पर बड़ा मार्केट लगता है, तो वहाँ पर भी लोगों से कुछ पैसे लिए जाते हैं। जैसे कि वहाँ पर सब्जियाँ बेचते हैं, सब्जी की फड़ लगा ली, तो वहाँ पर भी खड़े होने के या बैठने के लोगों से कुछ पैसे लिए जाते हैं, और ये पैसे वे लेते हैं जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, जिनकी वहाँ पर कोई संपत्ति यानी क्षेत्रीय है या जगह है। तो ये इस तरह से वहाँ पर पैसे लेते। तो ईस्ट इंडिया कंपनी दे भी कुछ नहीं रही थी ब्रिटिश सरकार को, और अपना व्यापार भी बहुत अच्छे से फैला रही थी। और यहाँ तक कि उसने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अपना राजस्व भी स्थापित कर लिया था। अब देखते हैं इंटरेस्टिंग बात क्या है। कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में 2 संस्थाएं थी। यानी देखरेख के लिए इंग्लैंड में 2 संस्थाएं थी, यहाँ पर भी नहीं थी भारत में। अब देखिएगा आप, नंबर 1 है निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और नंबर 2 है हितधारकों का मंडल, कोर्ट्स ऑफ द प्योरेटर्स। तो इसमें क्या है कि जो कंपनियां थी जो वहाँ से उसको डील कर रही थी, वहाँ से देख रेख रही थी, वो थी इंग्लैंड की। कहाँ की थी ये 2 संस्थाएं? कहाँ की थी? इंग्लैंड की जो 2 संस्थाएं थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को देख रेख रही थी। 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
यानी 17 रेगुलेटिंग एक्ट में ही देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने, पहले गवर्नर बोलते थे लेकिन फिर बाद में गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसकी सहायता के लिए 4 कार्य परिषद का गठन किया गया कि भाई, क्योंकि गवर्नर का काम ऐसे नहीं होता, आज के समय में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा वर्क होता है, और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्य परिषद का गठन किया गया। लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स इसके प्रथम गवर्नर थे, यानी प्रथम गवर्नर जो थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर थे जो बंगाल के भी थे। अब देखिएगा 1773 के अंतर्गत ही 1774 ईस्वी में एक कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उच्च न्यायालय की क्या हुई? स्थापना। कब हुई गाइज? 1774 में। और उसमें प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्फे। सर एलिजा इम्फे पूछ लेता है कि प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्फे प्रथम न्यायाधीश थे उच्चतम न्यायालय के। इस अधिनियम के तहत कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई। यानी इस नियम में क्या हुआ कि आप कंपनी अपना व्यापार कीजिए, लेकिन आप भारतवासियों से ना तो कोई उपहार ले सकते और ना ही कोई रिश्वत ले सकते। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व यानी संपत्ति, नागरिक और सैन्य, यानी आपके पास में कितनी सैन्य शक्ति है उसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य है, तभी आप यहाँ पर व्यापार, अगर ये शर्त हमारी सारी मंजूर है तो आप यहाँ पर व्यापार करिएगा, नहीं तो आप यहाँ से चले जाइएगा। तो इन सारी रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और स्टूडेंट्स, आप ये एक्ट इसी तरह से जैसे चार्टर एक्ट है, तो बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे अधिनियम हैं, बाई वन बाई आपको कराते रहेंगे। और आप वीडियो पर बने रहें और देखते रहें हमारा चैनल बेस्ट स्टडी एजुकेशन 01 में, और इसमें आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत भी है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।